मेरे पास एक जादुई खजाना कड़ाहा था। उसमें चाहे जो भी डालो उसमें क्वालिटी या क्वांटिटी का एवोल्यूशन हो जाता था। एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को कड़ाहे में डालने पर वह 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में बदल जाती थी। एक येलो रैंक स्पिरिट फ्रूट डालने पर वह हेवन रैंक स्पिरिट फ्रूट बन जाता था। एक थर्ड रैंक मैजिकल बीस्ट को कड़ाहे में डालने पर वह 9th रैंक डिवाइन बीस्ट बन गया। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। अचानक मेरे मन में एक साहसी ख्याल आया, अगर मैं खुद इस क्रिएशन कॉल्ड्रन में कूद जाऊं तो क्या मेरी कल्टीवेशन टैलेंट पूरी तरह बदल जाएगी। अभी मेरी कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनिंग सेकंड लेयर तक थी। मुझे सबसे बेसिक स्पेल्स तक नहीं आते थे। हाई रैंक बीस्ट की बात तो दूर, अगर कोई छोटा बीस्ट भी मिल जाए तो मुझे जान बचाकर भागना पड़ता था। सुरक्षित रहने के लिए मैंने पहले चींटी और कैटरपिलर पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि जीवित प्राणी कड़ाहे में जाने के बाद कैसे बदलते हैं। मैंने एक काली चींटी को कड़ाहे में फेंका। कड़ाहा हल्का गर्म हुआ और उसमें से लाल रोशनी चमकी। चींटी का शरीर अचानक 10 गुना बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर चमकदार लाल रंग में बदल गया और उसकी सतह पर बारीक पैटर्न्स उभर आए। कड़ाहे की दीवार पर धीरे धीरे जानकारी दिखाई दी। फायर पैटर्न, ब्लड एंड फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर से युक्त, काटते समय जल्दी हुई ऊर्जा छोड़ी है। मैंने उसे एक टहनी से हल्का सा छुआ। उसने तुरंत टहनी को काट लिया। पूरी टहनी पल भर में आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते राख बन गई। मेरा दिल दहल गया। बड़ी मुश्किल से कई वार करने के बाद मैंने उस म्यूटेटेड चींटी को मार गिराया। इसके बाद मैंने एक हरे रंग का कैटरपिलर पकड़कर कड़ाहे में फेंक दिया। इस बार कड़ाहे से हल्की बैंगनी रोशनी निकली। कैटरपिलर का आकार कई गुना बढ़ गया। उसका हरा रंग गायब होकर डरावने गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। उसके शरीर से चिपचिपा पॉइजन निकलने लगा, जिसे देखकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। कड़ाहे की दीवार पर फिर जानकारी उभरी। पॉइजन डिवाउरिंग इंसेक्ट, शरीर में घातक पॉइजन भरा हुआ है, जिसे की रिफाइनिंग अर्ली स्टेज कल्टीवेटर्स भी मुश्किल से झेल सकते हैं। मैंने उसे टहनी से बाहर निकाला और एक पैर से कुचल दिया। उसका पॉइजन जमीन पर गिरते ही उसे खा गया और वहां एक छोटा सा काला गड्ढा बन गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यदि कोई इंसान इस कड़ाहे में जाए तो उसकी शक्ति में जबरदस्त छलांग लग सकती है। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक डर था। कड़ाहे में जाने के बाद क्या मेरी स्पिरिट रूट्स बेहतर होंगी या मैं किसी इंसान और राक्षस के बीच की विकृत क्रीचर बन जाऊंगा। फिर मैंने सोचा, मैं तो वैसे भी एक लो ग्रेड मिक्स्ड स्पिरिट रूट वाला बेकार कल्टीवेटर हूँ, जिसकी कल्टीवेशन की स्पीड कछुए से भी धीमी है। अगर मॉन्स्टर भी बन गया तो भी पूरी जिंदगी बेकार रहने से बेहतर होगा। मैंने गहरी सांस ली, दिल की घबराहट दबाई और क्रिएशन कॉल्ड्रन में छलांग लगा दी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। हड्डियों से लगातार क्रैक क्रैक की आवाजें आने लगी। मेरा फिजिक आंखों के सामने बदलने लगा। कड़ाहे की दीवार पर जानकारी लगातार बदलती रही। स्पिरिट रूट प्यूरिफिकेशन, फिजिक एनहांसमेंट और अंत में 4 सुनहरे शब्द वहीं स्थिर हो गए। हेवन टायरेंट बॉडी। उसी पल मेरे शरीर से तेज सुनहरी रोशनी फूटी जो सीधे छत तक जा पहुंची। पूरी लकड़ी की झोपड़ी उसके प्रकाश से जगमगा उठी। ये ठीक नहीं था। अगर सेक्ट के लोगों ने यह असामान्य घटना देख ली तो क्रिएशन कॉल्ड्रन का रहस्य उजागर हो जाएगा। ऐसे खजाने का मालिक होने पर मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैंने तुरंत प्रक्रिया रोक दी, पूरी ताकत से बाहर छलांग लगाई और उंगली हिलाकर कड़ाहे को छोटा करके अपने शरीर में समा लिया। फिर मैं तेजी से झोपड़ी से बाहर निकला और छत पर चढ़ गया। रात के अंधेरे में मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ शांत था, कोई असामान्यता नहीं दिखी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। हेवन टायरेंट बॉडी, ये सेंट बॉडी के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली फिजिक थी। इसके साथ कल्टीवेशन स्पीड आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है और शरीर की ताकत बेजोड़ होती है। अगर मैं बीच में बाहर न कूदता तो शायद सीधे सेंट बॉडी में इवॉल्व हो जाता। मुझे अपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स याद आए, चाहे स्पिरिट स्टोन्स हों, स्पिरिट फ्रूट्स हों या फिर चींटियां और कैटरपिलर्स। कड़ाहे में जाने के बाद उनकी शक्ति लगभग 10 गुना बढ़ी थी। मैंने सोचा था कि मुझे हाई ग्रेड स्पिरिट रूट मिल जाए तो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, लेकिन मेरी फिजिक्स सीधे हेवन टायरेंट बॉडी तक पहुंच गई और सेंट बॉडी से बस एक कदम दूर रह गई। ये कड़ाहा जीवित प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं से भी अधिक भयावह तरीके से इवॉल्व करता था। लेकिन खुशी के बाद मैं जल्दी ही शांत हो गया। जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है सबसे पहले वही आंधी का निशाना बनता है। सेंट बॉडी जैसी फिजिक बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है। अगर इसका राज खुल गया तो साथ ही डिसाइपल्स ईर्ष्या में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अनगिनत शक्तिशाली लोग भी मेरी ओर आकर्षित होंगे। तब क्रिएशन कॉल्ड्रन का रहस्य छिपाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिलहाल अपनी फिजिक की ऑरा को दबाकर लो प्रोफाइल रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था। मैं वापस झोपड़ी में गया, कुछ स्पिरिट फ्रूट्स खाए और बैठकर स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने लगा। सिर्फ 2 घंटे में ही मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ गई और मैं की रिफाइनिंग सेकंड लेयर लेट स्टेज तक पहुंच गया। इसी स्पीड से चलता रहा तो कल 3rd लेयर में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अगले दिन शाम को मैं अंधेरा होने पर ऑर्चर्ड की ओर गया ताकि स्पिरिट फ्रूट्स इकट्ठा करके कल्टीवेशन कर सकूं। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि कुछ हैंडीमैन डिसाइपल्स मेरी तरफ आ रहे हैं। उनके आगे लिनफील्ड एरिया का नेता श्योंगबा चल रहा था। यह आदमी हमेशा दूसरों पर अत्याचार करता था और कमजोर डिसाइपल्स को सताता था। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने सम्मान दिखाने का नाटक किया। बेयर ब्रदर, क्या आप लोग ऑर्चर्ड की इंस्पेक्शन करने आए हैं? इंस्पेक्शन की ऐसी की तैसी, हम लोगों का कुछ खाने का मन है। तुम्हारे ऑर्चर्ड से कुछ स्पिरिट फ्रूट्स लेने आए हैं। मैंने गुस्सा दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, बेयर ब्रदर, रात के खाने के बाद सेक्ट ने ऑलरेडी येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स बांटे हैं। ज्यादा खाने से स्पिरिचुअल पावर अनस्टेबल हो सकती है और कल्टीवेशन पर बुरा असर पड़ेगा। ज्यादा बकवास मत कर, जितने कह रहे हैं उतने तोड़ और जल्दी से कई दर्जन स्पिरिट फ्रूट्स लेकर आ। मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स तोड़ना, अगर किसी ने लो ग्रेड
ग्रेड तोड़े तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। शोंगबा का चेहरा सख्त हो गया और उसने सीधे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह पहले से ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर में था, इसलिए उस थप्पड़ की ताकत बेहद ज्यादा थी। मैं लड़खड़ा कर पीछे गिर पड़ा और मेरे मुंह के कोने से तुरंत खून निकलने लगा। मेरे दिल में आग की तरह गुस्सा भड़क उठा। मेरा मन कर रहा था कि अभी उसी पर टूट पड़ूं, लेकिन मुझे साफ पता था कि शोंगबा ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर में था और उसके आसपास के साथी भी की रिफाइनिंग सेकंड लेयर के कल्टीवेटर्स थे। मैं सिर्फ सेकंड लेयर लेट स्टेज में था। मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए मैंने अपमान सहते हुए होंठों से खून पोंछा और धीमी आवाज में कहा, बेयर ब्रदर, मेरी गलती माफ कर दीजिए, मैं अभी स्पिरिट फ्रूट तोड़ कर लाता हूँ। शोंगबा ने ठंडी हंसी हंसते हुए मेरी पीठ पर जोरदार लात मारी और बोला, जल्दी कर, समय मत बर्बाद कर, अगर हमारी दावत में देरी हुई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं पीठ के दर्द को सहते हुए धीरे धीरे उठा। मेरे दिल में नफरत का तूफान उमड़ रहा था। कल्टीवेशन वर्ल्ड सच में वीक रे स्ट्रॉन्ग रूल वाला संसार था। सेक्ट के अंदर भी अगर ताकत नहीं हो तो लोग तुम्हें रौंद देते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सेक्ट के बाहर की दुनिया कितनी खूनी और क्रूर होगी। आज का यह अपमान मैं याद रखूंगा। एक दिन इसका बदला 10 गुना नहीं 100 गुना लौटाऊंगा। मैं तेजी से ऑर्चर्ड में गया और 40-50 मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट तोड़कर एक थैले में भर लाया। शोंगबा ने थैला लिया, उसे हाथ में उछाल कर तौला और संतुष्ट होकर मुस्कुराया, समझदार हो तुम, चलो भाइयों, कुछ दिनों बाद फिर आएंगे। मैं वहीं खड़ा रहा और उन्हें रात के अंधेरे में गायब होते देखता रहा। मेरी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक रही थी। झोपड़ी में लौटने के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर दी और पूरी ताकत से स्पिरिचुअल पावर रिफाइन करने लगा। 1 घंटे बाद मेरे शरीर में स्पिरिचुअल पावर का विस्फोट हुआ और मैं सफलतापूर्वक ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर में पहुंच गया। इसी स्पीड से चलता रहा तो 2 महीने के अंदर ची रिफाइनिंग बी तक पहुंच सकता हूँ। शोंगबा, इंतजार कर, जब मैं ची रिफाइनिंग 5th लेयर में पहुंचूंगा तो अपने हाथों से तुझे सबक सिखाऊंगा और आज के अपमान का हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक और जरूरी काम करना था। अब मैं ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर में पहुंच चुका था। सेक्ट के नियमों के अनुसार अब मैं जनरल अफेयर्स स्टूवर्ड से फर्स्ट ग्रेड स्पेल प्राप्त कर सकता था। स्पेल्स के बिना कल्टीवेशन बढ़ जाने पर भी पूरी ताकत नहीं दिखाई जा सकती थी। मुझे यह भी पता था कि सेक्ट हर महीने की 15 तारीख को आउटर डिसाइबल प्रमोशन एग्जाम आयोजित करता है। 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करने पर प्रमोशन मिल जाता है। पहली, यदि किसी के पास हाई ग्रेड स्पिरिट रूट हो तो बिना कल्टीवेशन के भी वह आउटर डिसाइबल बन सकता है। दूसरी, कल्टीवेशन ची रिफाइनिंग थर्ड लेयर या उससे ऊपर हो और उम्र 25 साल से कम हो। तीसरी, एल्केमी, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग, फॉर्मेशन या बीज टाइमिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष टैलेंट हो। अब मैं दूसरी शर्त पूरी कर चुका था। अगले महीने की 15 तारीख को मैं जरूर परीक्षा दूंगा। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह ऑर्चर्ड में घास साफ कर रहा था और खाद डाल रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शोंगबा से बदला कैसे लिया जाए। उसके साथ हमेशा कुछ साथी रहते थे और उसकी कल्टीवेशन भी मुझसे ज्यादा थी। अगर मैं खुलेआम हमला करता तो बदला लेने के बजाय सेक्ट मुझे फेलो डिसाइपल्स पर हमला करने के अपराध में सजा दे देता। मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे शोंगबा चुपचाप खत्म हो जाए और किसी को शक भी ना हो। तभी मेरी नजर एक कैटरपिलर पर पड़ी जो पेड़ के नीचे रेंग रहा था। मुझे तुरंत अपने पिछले एक्सपेरिमेंट याद आ गए। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक योजना कौन थी। अगर मैं क्रिएशन कॉल्ड्रन का इस्तेमाल करूं तो सेक्ट चाहे जितनी जांच करे यही सोचेगा कि उसे किसी जंगली पॉइजनस इंसेक्ट ने मारा है। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। लेकिन एक समस्या थी, मैं म्यूटेटेड पॉइजनस इंसेक्ट को अपने आदेश कैसे मानने पर मजबूर करूंगा। सेक्ट के एल्डर्स के पास अपने स्पिरिट बीस्ट्स होते थे, उन्हें वश में करने के कई तरीके थे। मेंटल कॉन्ट्रैक्ट, घायल करके सबमिशन करवाना, विशेष ट्रेजर्स या सीक्रेट टेक्निक्स का उपयोग करना। इसके अलावा एक और सीधा तरीका था, ब्लड रिकॉग्निशन। जैसे ट्रेजर्स पर ब्लड रिकॉग्निशन किया जाता है वैसे ही अपने खून के जरिए मैजिकल बीस्ट से कनेक्शन बनाया जाता है। अगर मैं पहले किसी जीव पर अपना खून डालूं और फिर उसे क्रिएशन कॉल्ड्रन में रिफाइन करूं तो क्या वह सीधे मुझे अपना मास्टर मान लेगा? मैंने तय किया कि रात में वापस जाकर इस थ्योरी को टेस्ट करूंगा। पहले एक कैटरपिलर पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं यही सोच रहा था कि दूर से कदमों की आवाज आई। मैंने देखा कि स्टीवर्ट ज़ाओ तियन कुछ हैंडीमैन डिसाइपल्स के साथ ऑर्चर्ड की ओर आ रहा था। वे स्पिरिट फ्रूट्स तोड़ने आए थे। ये श्वन, इधर आकर स्पिरिट फ्रूट्स तोड़ने में मदद करो, ज़ाओ तियन ने आवाज लगाई। मैंने तुरंत काम छोड़ा और तेजी से वहां पहुंच गया। ज़ाओ तियन ने ऑर्चर्ड के स्पिरिट फ्रूट ट्रीज पर नजर डाली और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुमने कल मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स चुराकर तो नहीं खाए? मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, स्टीवर्ट ज़ाओ, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स तो आउटर डिसाइपल्स के लिए होते हैं। चाहे मेरे पास कितना भी साहस क्यों ना हो, मैं उन्हें चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं शोंगबा के बारे में सब बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। शोंगबा जरूर अक्सर ज़ाओ तियन को रिश्वत देता होगा। अगर मैंने शिकायत की भी तो ज़ाओ तियन कुछ नहीं करेगा। उल्टा वह सारी बात शोंगबा को बता देगा और शोंगबा मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगेगा। वैसे भी मैं उसे गुप्त रूप से खत्म करने की योजना बना रहा था। ऐसे समय पर खुला टकराव करना ठीक नहीं था। अगर बाद में शोंगबा मर गया तो सबसे पहला शक मुझ पर ही आएगा। ज़ाओ तियन ने फिर पूछा, अगर तुमने नहीं खाया तो स्पिरिट फ्रूट्स इतने कम कैसे हो गए? मैंने शांत स्वर में कहा, स्टीवर्ट ज़ाओ, मैंने सच में नहीं खाया। आप खुद सोचिए, अगर आपको कमी साफ दिखाई दे रही है तो कम से कम 50 से ज्यादा फ्रूट्स गायब होंगे। मैं सिर्फ की रिफाइनिंग थर्ड लेयर का कल्टीवेटर हूँ। चाहे कितना भी खाऊं, एक रात में इतने स्पिरिट फ्रूट्स नहीं खा सकता। ज़ाओ तियन ने फिर पूछा, क्या कल रात तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी थी? क्या किसी ने स्पिरिट फ्रूट्स चुराए हैं? मैंने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, सोने से पहले मैंने ऑर्चर्ड की जांच की थी, सब कुछ सामान्य था। उसके बाद मैं सो गया, फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ज़ाओ तियन काफी देर तक पूछताछ करता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया, आगे से रात में ज्यादा सतर्क रहना। अगर कोई
कोई हलचल सुनाई दे तो तुरंत बाहर निकलकर जांच करना। अगर दोबारा स्पिरिट फ्रूट्स गायब हुए तो तुमसे जवाब मांगा जाएगा। मैंने तुरंत सिर झुकाया। जी स्टीवर्ड जाओ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। जाओ तियान और बाकी डिसाइपल्स स्पिरिट फ्रूट्स लेकर चले गए। उनके जाते ही मैंने ऑर्चर्ड से एक कैटरपिलर पकड़ा और कुछ मधुमक्खियां भी कपड़े में लपेटकर चुपचाप झोपड़ी में ले आया। मैंने क्रिएशन कॉल्ड्रन को छोटा करके मेज पर रखा, फिर अपनी उंगली पर हल्का सा घाव किया और कुछ बूंदें खून की कैटरपिलर पर टपका दी। इसके बाद मैंने उसे कॉल्ड्रन में फेंक दिया। कॉल्ड्रन से हल्की लाल रोशनी निकली। एक चमक के साथ कैटरपिलर का शरीर कई गुना बड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर आग की तरह लाल हो गया और उसके शरीर पर हल्की लपटें भी जलने लगी। कॉल्ड्रन की दीवार पर जानकारी उभरी। क्रिम्सन फायर स्पिरिट इंसेक्ट, फर्स्ट रैंक स्पिरिट इंसेक्ट, कमजोर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। फायर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्रारंभिक स्तर पर जागृत, मास्टर को पहचान चुका है। मैंने देखा कि क्रिम्सन फायर स्पिरिट इंसेक्ट अपनी दोनों एंटेना हिलाते हुए धीरे धीरे कॉल्ड्रन के किनारे तक आया, मानो मुझसे मित्रता दिखा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सावधानी से आदेश दिया, मेज पर चढ़कर आओ। जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, क्रिम्सन फायर स्पिरिट इंसेक्ट धीरे धीरे क्रिएशन कॉल्ड्रन से बाहर निकला और रेंगते हुए ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां मैंने उसे जाने का आदेश दिया था। सफल हो गया। ब्लड रिकॉग्निशन और क्रिएशन कॉल्ड्रन की रिफाइनिंग को मिलाकर सच में ऐसे स्पिरिट बीस्ट्स बनाए जा सकते हैं जो अपने मास्टर के पूरी तरह वफादार हों। मैं खुशी से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब तुम जाकर एक तरफ आराम से घूमो। क्रिम्सन फायर स्पिरिट इंसेक्ट मानो मेरी बात समझ गया। वह धीरे धीरे रेंग कर कमरे के कोने में चला गया। इसके बाद मैंने कुछ बूंदें अपना खून मधुमक्खियों पर टपकाई और उन मधुमक्खियों के साथ उन्हें ढकने वाला कपड़ा भी क्रिएशन कॉल्ड्रन में डाल दिया। कॉल्ड्रन से हल्की सफेद रोशनी निकली। कपड़ा और मधुमक्खियां दोनों एक साथ इवॉल्व होने लगे। कॉल्ड्रन की दीवार पर दो नई जानकारियां उभरी। ब्लैक आयरन प्रोटेक्टिव रोब, येलो रैंक मिड ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट, ची रिफाइनिंग रेल्म कल्टीवेटर्स और ब्लड बाउंड स्पिरिट बीस्ट्स के हमलों का सामना कर सकता है। प्राप्त नुकसान को 30% कम करता है। अत्यंत मजबूत और आसानी से नष्ट नहीं होता। दूसरी जानकारी थी क्रिम्सन शैडो पॉइजन बी, फर्स्ट रैंक स्पिरिट बीस्ट। इसकी पूंछ के डंक में बोन पियर्सिंग पॉइजन भरा हुआ है। इसका पॉइजन अत्यंत घातक है। ची रिफाइनिंग रेल्म कल्टीवेटर को डंक लगते ही तुरंत मौत हो सकती है। पॉइजन इस्तेमाल होने के बाद दोबारा भरने में 1 महीना लगा है। मैं बेहद खुश हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधारण कपड़ा भी क्रिएशन कॉल्ड्रन में रिफाइन होकर मैजिकल आर्टिफैक्ट बन सकता है। हालांकि ब्लैक आयरन प्रोटेक्टिव रोब का रंग पहले से काफी गहरा होकर काला हो गया था। यह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता था, लेकिन फिर भी किसी को शक हो सकता था, इसलिए मुझे भविष्य में इसे सावधानी से पहनना होगा। तभी एक गहरे लाल रंग की पॉइजन बी कपड़े के अंदर से बाहर निकली। उसके पंखों से लगातार भनभनाहट की आवाज आ रही थी। वह मेरे सामने हवा में स्थिर होकर बड़ी शांति से मुझे देखने लगी। मैं अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और पूरा शरीर सतर्क हो गया। मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर हमला न कर दे। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और आदेश दिया, जाकर बिस्तर के पास बैठो। मेरे शब्द खत्म होते ही क्रिम्सन शैडो पॉइजन बी भनभनाती हुई बिजली जैसी गति से उड़कर बिस्तर के पास पहुंच गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मैं खुद भी हैरान रह गया। मेरे मन में तुरंत एक विचार आया, इतनी स्पीड के साथ की रिफाइनिंग 5th लेयर का कल्टीवेटर भी इसके हमले से बच नहीं पाएगा। अगर इसका इस्तेमाल चोंग बा को खत्म करने के लिए किया जाए तो सफलता लगभग निश्चित होगी। मैंने फिर आदेश दिया, वापस आओ। क्रिम्सन शैडो पॉइजन बी तुरंत उड़कर मेरे पास लौट आई। इसके बाद मैंने 3 और मधुमक्खियां पकड़ी और उसी तरीके से उन्हें भी क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज में बदल दिया ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता मिल सके। अब मेरे पास कुल 4 पॉइजन बीज थी। इन चारों के साथ अगर मेरा सामना की रिफाइनिंग 5th लेयर के कल्टीवेटर से भी हो जाए तो मेरे पास लड़ने की क्षमता होगी। उसी दिन रात के खाने के बाद मैं हमेशा की तरह ऑर्चर्ड में स्पिरिट फ्रूट्स लेने जाने वाला था कि तभी मैंने देखा श्योंग बा अपने कुछ साथियों के साथ फिर ऑर्चर्ड के दरवाजे पर आ पहुंचा। ये आदमी सच में दोबारा आ गया। मेरे दिल में ठंडी हंसी गूंज उठी, लेकिन चेहरे पर मैंने सम्मान का भाव बनाए रखा। बेयर ब्रदर, आप आ गए। मैं अभी आपके लिए स्पिरिट फ्रूट्स तोड़ कर लाता हूँ। चोंगबा घमंड से मुस्कुराया, अच्छा है, अब तुम समझदार हो गए हो। उसके आसपास खड़े साथी भी हंसने लगे। बेयर ब्रदर, इस लड़के को पिछली बार आपने जो पीटा था उसके बाद ये काफी सीधा हो गया है। ये ऐसा ही है, जब तक मारना पड़े तब तक बात नहीं मानता। दूसरा आदमी बोला, बेयर ब्रदर, क्यों ना जाओ स्टीवर्ड से कहकर इसे स्पिरिट फील्ड एरिया में काम पर भेज दें और ऑर्चर्ड की रखवाली के लिए हमारे किसी आदमी को लगा दें, फिर हमें स्पिरिट फ्रूट्स खाने में और भी आसानी होगी। चोंगबा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। जाओ स्टीवर्ड को आदमी बदलने के लिए कम से कम 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रिश्वत में देनी पड़ेंगी। उसके बाद हर महीने 2 और स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। अभी तो बिना एक भी स्पिरिट स्टोन खर्च किए हम मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स खा रहे हैं। इससे अच्छा सौदा और क्या होगा। उसके साथ ही तुरंत चापलूसी करने लगे। बेयर ब्रदर सच में बहुत बुद्धिमान है। सबके चेहरों पर खुशामद भरी मुस्कान थी। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ऑर्चर्ड में गया, कई दर्जन मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स तोड़े और उन्हें एक थैले में भरकर श्योंगबा को दे दिया। बेयर ब्रदर, ये लीजिए। श्योंगबा ने थैला लिया, संतुष्ट होकर सिर हिलाया और बोला, बहुत बढ़िया, चलो भाइयों, रास्ते में खाते हुए चलते हैं। इतना कहकर वह और उसके साथी हंसते बोलते ऑर्चर्ड से निकल गए। जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, मैंने तुरंत मन ही मन आदेश दिया कि चारों क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज चुपचाप उनका पीछा करें और बिना किसी को पता चले श्योंगबा और उसके साथियों का अंत कर दें। चारों क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ीं और बिना कोई आवाज किए श्योंगबा और उसके साथियों तक पहुंच गईं। उनमें से एक पॉइजन बी सीधे श्योंगबा के कान के पीछे जा पहुंची और उसी क्षण उसने अपना डंक घोंप दिया। बोन पियर्सिंग पॉइजन पल भर में श्योंगबा के शरीर में फैल गया। श्योंगबा दर्द से चीख उठा और तुरंत
कान के पीछे हाथ मारने लगा, लेकिन तब तक पॉइजन बी गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज ने मुझे डंक मारा है। श्योंगबा की चेतना तेजी से धुंधली होने लगी, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और शब्द साफ निकलना बंद हो गए। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उसके तीनों साथी अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ है कि बाकी 3 क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज ने भी उन्हें डंक मार दिया। कुछ ही पलों में वे भी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। अरे नहीं, बेयर ब्रदर और बाकी लोगों के साथ कुछ हो गया। अभी तो बेयर ब्रदर कह रहे थे कि किसी चीज ने उन्हें डंक मारा है। क्या ये पॉइजन बीज हैं? यहाँ जानलेवा पॉइजन बीज हैं, भागो। दूर से गुजर रहे कुछ हैंडीमैन डिसाइपल्स ने यह दृश्य देखा तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। वे चीखते हुए चारों दिशाओं में भाग गए। अगले ही दिन सुबह श्योंगबा और उसके साथियों की पॉइजन बीज के डंक से हुई मौत की खबर पूरे हैंडीमैन एरिया में फैल गई। चीफ स्टीवर्ड लिन खुद लोगों को लेकर जांच करने आया। जांच के बाद यह तय हुआ कि चारों की मौत म्यूटेटेड पॉइजन बीज के डंक से हुई थी। चीफ स्टीवर्ड लिन ने मामला सेक्ट एल्डर्स को सौंप दिया। एल्डर्स को घटना थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन चिंगयुन सेक्ट विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और उसके पीछे गहरे पहाड़ों और जंगलों की लंबी श्रृंखला थी। वहां म्यूटेटेड पॉइजनस इंसेक्ट्स और पॉइजन बीज का मिलना कोई अनोखी बात नहीं थी। ऊपर से सिर्फ 4 हैंडीमैन डिसाइपल्स की मौत हुई थी, जो पूरे चिंगयुन सेक्ट के हिसाब से बेहद छोटी घटना मानी गई। फिर भी इस घटना ने पूरे हैंडीमैन एरिया में हलचल मचा दी। हर कोई डरा हुआ था कि कहीं अगला शिकार वह खुद न बन जाए। एल्डर्स ने चर्चा के बाद 2 फैसले लिए। पहला, सेक्ट के सभी इनर और आउटर डिसाइपल्स को पूरे चिंगयुन सेक्ट क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया गया, ताकि पॉइजनस इंसेक्ट्स, पॉइजन बीज, पॉइजनस स्नेक्स और अन्य खतरनाक जीवों का सफाया किया जा सके। दूसरा, सभी आउटर डिसाइपल्स और हैंडीमैन डिसाइपल्स को एंटीडोट पिल्स बांटी गई। ये एंटीडोट पिल्स लो रैंक पॉइजनस इंसेक्ट्स और पॉइजन बीज के पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती थी। दोनों फैसले बहुत जल्दी लागू कर दिए गए और सेक्ट के अंदर फैला डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैंने भी इस मौके का फायदा उठाया और 2 और मधुमक्खियां पकड़कर उन्हें क्रिएशन कॉल्ड्रन में रिफाइन करके क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज बना लिया। जितनी ज्यादा सुरक्षा होगी उतना अच्छा रहेगा। महीने के आखिर में मैं हैंडीमैन हॉल गया और इस महीने की सैलरी प्राप्त की। 5 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 3 लो ग्रेड की गैदरिंग पिल्स। यही हर हैंडीमैन डिसाइपल की मासिक सैलरी थी। भले ही यह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी रोज की कल्टीवेशन के लिए काफी थी। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने घर लौटा। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा कि जाओ चेन दूर से मेरी ओर आ रहा है। यह बूढ़ा लोभी आदमी जरूर फिर स्पिरिट स्टोन्स वसूलने आया होगा। मैंने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन चेहरे पर सम्मान बनाए रखा। स्टीवर्ड जाओ, आप आ गए। जाओ चेन ने ठंडी आवाज में हंकार भरी और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए घमंडी लहजे में बोला, ये श्वान, पिछली बार जो एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन तुमने मुझसे उधार लिया था, अब उसे लौटाने का समय आ गया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने अपनी जेब से एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे दे दिया। कुछ समय पहले कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी होने पर मैंने उससे एक स्पिरिट स्टोन उधार लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी देर तक याद रखेगा और खुद उसे लेने आ जाएगा, लेकिन स्पिरिट स्टोन लेने के बाद भी जाओ चेन जाने को तैयार नहीं था। वह फिर बोला, ये श्वान, वैसे भी अगले महीने तुम्हें मुझे 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने हैं, क्यों ना अभी ही दे दो, ताकि मुझे अगली बार आने की परेशानी ना उठानी पड़े। मेरे दिल में गुस्सा उबल पड़ा। यह बूढ़ा सच में हद से ज्यादा लालची था। हैंडीमैन डिसाइपल्स को हर महीने स्टीवर्ड्स को 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ते थे। अगर कोई देने से मना करे तो उसे सबसे कठिन और खतरनाक स्पिरिट और माइन में भेज दिया जाता था। वहां का माहौल बेहद खराब था और अक्सर मैजिकल बीस्ट भी दिखाई देते थे। वहां जाना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। मैंने गुस्सा दबाते हुए धीरे से कहा, स्टीवर्ड्स जाओ, अगले महीने के स्पिरिट स्टोन्स मैं समय पर आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जाओ चेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने धमकी भरे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि समझदारी दिखाओ। अगले महीने की 15 तारीख से पहले स्पिरिट स्टोन्स मुझे मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें सीधे स्पिरिट और माइन में भेज दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि असली तकलीफ क्या होती है। इतना कहकर वह स्पिरिट स्टोन हाथ में लिए घमंड से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जाओ चेन की दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए मेरी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक उठी। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट और भी गहरी हो गई। ये जाओ चेन हमेशा से हैंडीमैन डिसाइपल्स पर अत्याचार करता था और लालच की उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब वह मुझे भी लगातार धमका रहा था। अगर मैंने उसे नहीं हटाया तो भविष्य में वह जरूर मेरे लिए बड़ी परेशानी बन जाएगा। मैंने तुरंत अभी अभी तैयार की गई 2 क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज को बाहर निकाला और जाओ चेन के जाते हुए रास्ते की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, दूर से उसका पीछा करो, अपनी मौजूदगी का पता मत चलने देना, सही मौका मिलते ही उसे खत्म कर देना और काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दोनों क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज ने भनभनाते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और बिना कोई आवाज किए जाओ चेन के पीछे उड़ गईं। ये सब करने के बाद मैं वापस कमरे में गया, बैठकर कल्टीवेशन करने लगा और ची गैदरिंग पिल खाकर पूरी ताकत से कल्टीवेशन शुरू कर दी। जाओ चेन का मामला अब कल की खबरों पर छोड़ दिया था। फिलहाल मेरे लिए सबसे जरूरी चीज अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना और ची रिफाइनिंग 3rd लेयर की फाउंडेशन को मजबूत करना था। अगले महीने की 15 तारीख को होने वाली आउटर डिसाइपल एग्जाम में सफल होना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सिर्फ आउटर डिसाइपल बनने के बाद ही मैं हैंडीमैन डिसाइपल की पहचान से छुटकारा पा सकता था, ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज पा सकता था, अपनी किस्मत खुद नियंत्रित कर सकता था और उन सभी लोगों से बदला ले सकता था जिन्होंने कभी मेरा अपमान किया था। 2 घंटे बाद मेरे शरीर के अंदर स्पिरिचुअल पावर का जोरदार विस्फोट हुआ और एक और बॉटलनेक टूट गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे
मेरे शरीर की स्पिरिचुअल पावर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। मेरी कल्टीवेशन आधिकारिक रूप से की रिफाइनिंग 4th लेयर में प्रवेश कर चुकी थी। की रिफाइनिंग 3rd लेयर से 4th लेयर तक पहुंचने में मुझे सिर्फ 8 दिन लगे थे। इन 8 दिनों में मैंने 20 से ज्यादा येलो रैंक लो ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स, एक येलो रैंक मिड ग्रेड स्पिरिट फ्रूट और 6 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे। इसके अलावा हेवन टायरेंट बॉडी की भयानक क्षमता भी मेरे साथ ही। इन 8 रातों की कल्टीवेशन का परिणाम मेरे पुराने 10 साल की मेहनत के बराबर था। शरीर में उमड़ती हुई स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन कहा, अगले महीने की 15 तारीख को मैं आउटर डिसाइबल एग्जाम जरूर दूंगा। इस बार मैं हैंडीमैन डिसाइबल की जिंदगी को पीछे छोड़ दूंगा। अगले दिन दोपहर को मैं हैंडीमैन कैफेटेरिया में खाना लेने गया और एक कोने में बैठकर खाने लगा। अभी मैंने 2 ही निवाले खाए थे कि पास बैठे कुछ हैंडीमैन डिसाइबल्स की बातचीत मेरे कानों में पड़ी। क्या तुमने सुना? कल रात स्टीवर्ट जो के साथ हादसा हो गया। क्या सच में? वह अचानक कैसे मर गया? बिल्कुल सच। सुना है कि सोते समय उसे पॉइजन बी ने डंक मार दिया। उसे एंटीडोट पिल खाने का मौका भी नहीं मिला। मैं चुपचाप खाना खाता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। जाओ चेन ने मुझे कई बार परेशान किया था और श्योंगबा भी मुझे बार बार सताता था। अब दोनों अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे। यह सोचकर खाना भी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। हालांकि जाओ चेन की मौत में एक अजीब बात थी। पॉइजन बीज आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती थीं और किसी के कमरे तक पहुंचकर उसके सोते समय हमला करना तो और भी असामान्य था। ऐसा लग रहा था मानो कोई खास तौर पर उससे बदला लेने आया हो। लेकिन सेक्ट एल्डर्स ने काफी जांच की और कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार इस घटना को भी एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया। सिर्फ इतना आदेश दिया गया कि सभी हैंडीमैन डिसाइपल्स रात में दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें और सावधान रहें। जाओ चेन की मौत के बाद चीफ स्टीवर्ड लीन ने एक नए स्टीवर्ड को नियुक्त किया। सौभाग्य से यह नया स्टीवर्ड शांत स्वभाव का था और उसने मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं दी। कुछ दिन बाद जब मेरी कल्टीवेशन पूरी तरह स्थिर हो गई तो मैं चीफ स्टीवर्ड लिन से लो लेवल स्पेल सीखने के लिए हैंडीमैन मेन हॉल पहुंचा। चीफ स्टीवर्ड लिन हाथ पीछे बांधे खड़ा था। मुझे इतनी कम उम्र में वहां देकर उसके चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र में कल्टीवेशन ची रिफाइनिंग 2nd लेयर तक पहुंच गई है क्या? साधारण हैंडीमैन डिसाइपल्स की टैलेंट बहुत साधारण होती है। उन्हें ची रिफाइनिंग 0 लेयर से 2nd लेयर तक पहुंचने में कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं। मैंने सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, डिसाइपल पहले ही ची रिफाइनिंग 2nd लेयर तक पहुंच चुका है। चीफ स्टीवर्ड लीन की आंखों में हैरानी और बढ़ गई। उसने मेरी कलाई पकड़ी और स्पिरिचुअल पावर मेरे शरीर में भेजी। कुछ क्षण बाद उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर साफ साफ आश्चर्य लिखा हुआ था। की रिफाइनिंग 4th लेयर, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो अविश्वसनीय है। अगर ऐसा है तो अब तक स्पेल्स सीखने क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, डिसाइपल को पहले यह नहीं पता था कि ची रिफाइनिंग 2nd लेयर पर पहुंचते ही चीफ स्टीवर्ड से स्पेल्स सीखी जा सकती हैं, इसलिए आज तक आने का अवसर नहीं मिला। चीफ स्टीवर्ड लिन ने सिर हिलाया। उसे मेरे मिक्स्ड स्पिरिट रूट्स पर अफसोस जरूर था, लेकिन वह मेरी क्षमता से प्रभावित भी था। फिर वह मुझे हैंडीमैन लाइब्रेरी ले गया और मुझे फायर एलिमेंट की एक लो लेवल स्पेल मैनुअल दी। उसने चेतावनी दी कि 7 दिनों के भीतर इसे वापस करना होगा। मैं तुरंत ऑर्चर्ड वाली अपनी झोपड़ी में लौट आया और मैनुअल खोलकर पढ़ने लगा। उसमें 3 बेसिक फायर स्पेल्स लिखी थी, फ्लेम स्पेल, फायरबॉल स्पेल और फायर रिंग स्पेल। फ्लेम स्पेल सबसे आसान थी, बस आग पैदा कर लेना ही इसकी सफलता मानी जाती थी। फायरबॉल स्पेल में आग को एक गेंद का रूप देकर नियंत्रित करना पड़ता था, जबकि फायर रिंग स्पेल में अपने शरीर को केंद्र बनाकर आग का घेरा बनाना होता था। केवल आधे घंटे के अंदर मेरे हाथ की हथेली पर रुई के गोले जितनी एक छोटी लौ प्रकट हो गई जो लगातार नाच रही थी। मैंने सफलतापूर्वक फ्लेम स्पेल सीख ली थी। चौथे दिन दोपहर को मैंने बाकी काम छोड़कर पूरी तरह फायरबॉल स्पेल का अभ्यास शुरू कर दिया। ये फ्लेम स्पेल से कठिन जरूर थी, लेकिन 1 घंटे बाद मैं भी मुट्ठी जितना बड़ा फायरबॉल छोड़ने में सफल हो गया। तीसरे दिन तक मैंने फायर रिंग स्पेल भी पूरी तरह सीख ली। स्पिरिचुअल पावर चलाते ही मेरे चारों ओर जल्दी हुई आग का घेरा बन जाता था। अगले आधे महीने में मैं लगातार लाइब्रेरी जाता रहा और वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट तथा अन्य कई बेसिक स्पेल मैनुअल्स बदल बदल कर सीखता रहा। हर दिन 1 घंटा स्पेल्स का अभ्यास करता, दिन में काम करता और रात में कल्टीवेशन टेक्निक पर ध्यान लगाता। धीरे धीरे मेरी कल्टीवेशन भी की रिफाइनिंग 5th लेयर तक पहुंच गई। अब मैं सिर्फ आउटर डिसाइबल एग्जाम का इंतजार कर रहा था। हर महीने की 15 तारीख चिंगयुन सेक्ट में आउटर डिसाइबल एग्जाम का दिन होता था। ची रिफाइनिंग 3rd लेयर या उससे ऊपर के सभी हैंडीमैन डिसाइबल्स इसमें भाग ले सकते थे। एग्जाम एक विशाल खुले मैदान में आयोजित किया गया था। मैदान के बीचों बीच एक आदमी जितनी ऊंची काली टेस्टिंग स्टोन रखी हुई थी। एग्जाम की देखरेख एल्डर चेन कर रहे थे। चीफ स्टीवर्ड लिन भी उनके पास खड़ा था और कुछ आउटर डिसाइबल्स सुरक्षा में तैनात थे। चारों ओर तमाशा देखने आए हैंडीमैन डिसाइबल्स की भीड़ लगी हुई थी और सभी उत्साह से बातें कर रहे थे। पहला चरण कल्टीवेशन टेस्ट का था। मैं बाकी उम्मीदवारों के साथ लाइन में खड़ा हो गया। मेरा चेहरा शांत था, लेकिन अंदर हल्की घबराहट जरूर थी। कुछ उम्मीदवार एक एक करके टेस्टिंग स्टोन के पास गए। कुछ की कल्टीवेशन सिर्फ की रिफाइनिंग 2nd लेयर निकली, इसलिए टेस्टिंग स्टोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। कुछ की रिफाइनिंग 3rd लेयर में थे, लेकिन उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा थी और स्पिरिट रूट्स भी कमजोर थीं, इसलिए वे भी असफल हो गए। तभी 24 साल का एक युवक मंच पर आया। उसकी कल्टीवेशन ची रिफाइनिंग 3rd लेयर निकली और एल्डर चेन ने सिर हिलाकर उसे पास घोषित कर दिया। नीचे खड़े लोग ईर्ष्या भरी नजरों से उसे देखने लगे। आखिर मेरी
मेरी बारी आ गई। मैं मंच पर चढ़ा और अपना हाथ टेस्टिंग स्टोन पर रख दिया, लेकिन मैं चीफ स्टीवर्ड लिन की वह बात भूल गया कि टेस्ट के समय पूरी स्पिरिचुअल पावर पत्थर में भेजनी होती है, इसलिए टेस्टिंग स्टोन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नीचे खड़े लोग तुरंत हंसने लगे। ये लड़का कहीं बेकार कल्टीवेटर तो नहीं, ची रिफाइनिंग 0 लेयर वाला भी एग्जाम देने आ गया? कितनी शर्म की बात है, जल्दी नीचे उतरो। एक अधिकारी ने भौहें चढ़ाते हुए डांटा कि रिफाइनिंग 0 लेयर वाला होकर भी एग्जाम देने आया है, तुरंत नीचे उतर जाओ और एग्जाम में बाधा मत डालो। तभी जब मैं दोबारा स्पिरिचुअल पावर चलाने वाला था, चीफ स्टीवर्ड लीन अचानक खड़ा हो गया और उसने अधिकारी को रोक दिया। 1 मिनट, क्या तुमने अभी अपनी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की? टेस्टिंग स्टोन में पूरी स्पिरिचुअल पावर भेजनी पड़ती है, तभी असली कल्टीवेशन दिखाई देती है। तब जाकर मुझे अपनी गलती समझ में आई। मैंने तुरंत सिर हिलाया, दोबारा हाथ टेस्टिंग स्टोन पर रखा और अपने शरीर की सारी स्पिरिचुअल पावर उसमें प्रवाहित कर दी। उसी क्षण टेस्टिंग स्टोन के नीचे एक लाइट स्ट्राइप चमक उठी, फिर 2, 3 और अंत में 4 लाइट स्ट्राइप्स उभर आईं और वहीं रुक गईं। ची रिफाइनिंग 4th लेयर। नीचे खड़े लोगों की हंसी अचानक रुक गई और सभी लोग हैरानी और शौक से मेरी तरफ देखने लगे। जो पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वे सब शर्म से लाल हो गए और कुछ भी नहीं बोल पाए। ली जिशी के चेहरे पर भी असहजता और हल्की नाराजगी दिखी और उसने कहा कि रिफाइनिंग 4th लेयर क्वालिफाइड, अगला चैनेल्डर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करो। मैं आगे बढ़ा और चैनेल्डर के सामने पहुंचा। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में पूछा, नाम उम्र? मैंने सम्मान से जवाब दिया, डिसाइपल ये श्वेन, उम्र 18 वर्ष। उन्होंने हल्की नजर से मुझे देखा। उनके चेहरे पर थोड़ा अफसोस था, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और मेरी डिटेल्स दर्ज करके मुझे एक तरफ खड़ा होने को कह दिया। एग्जाम खत्म होने तक मेरे सहित कुल 3 लोग पास हुए। हम तीनों चैन एल्डर के साथ आउटर सेट हॉल की ओर गए, जहां हमारी आइडेंटिटी चेंज की ऑफिशियल प्रोसेस होनी थी। हैंडीमैन डिसाइपल से आउटर डिसाइपल बनना एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये पूरी जिंदगी बदल देने वाला स्टेप था। मुझे कई रिवॉर्ड्स मिले, जिनमें 2 सेट्स आउटर डिसाइपल यूनिफॉर्म्स, एक अपर ग्रेड मॉर्टल वेपन चिंगफेंग सोर्ड, 2 मैनुअल्स चिंगयुन सोर्ड टेक्निक और चिंगयुन ची रिफाइनिंग टेक्निक, एक स्टोरेज बैग, एक आउटर डिसाइपल आइडेंटिटी टोकन, 20 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 10 येलो रैंक मिड ग्रेड ची गैदरिंग पिल्स और 2 येलो रैंक हाई ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स शामिल थे। इसके अलावा आउटर डिसाइपल्स को हर महीने फिक्स्ड अलाउंस भी मिलता था, जिसमें 20 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 1 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 10 मिड ग्रेड ची पिल्स और 10 हाई ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स शामिल थे। चेन एल्डर ने बताया कि आज से तुम मिस्टीरियस मिस पीक के आउटर सेक्ट डिसाइपल हो और इसी पीक का मैं एल्डर हूँ और जाओ जिशी भी इसी पीक में काम करता है। आगे उससे तुम्हें डील करना होगा। मैंने सिर झुकाकर कहा, डिसाइपल ओबेज एल्डर्स ऑर्डर्स। मन ही मन मैंने सोचा कि आगे चलकर शायद मुझे जाओ जिशी से फिर सामना करना पड़े, इसलिए मुझे और सतर्क रहना होगा। दोपहर के खाने के बाद मैं अपने ऑर्चर्ड वाले वुडन हाउस वापस आया और अपना सामान पैक करने लगा। वैसे ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े और रोजमर्रा की चीजें। जैसे ही मैं पैकिंग खत्म कर रहा था, बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई और मैंने देखा कि ऑर्चर्ड का पुराना हैंडीमैन जांग बो था। जांग बो कई सालों से ऑर्चर्ड में काम कर रहा था और बहुत काइंड हार्टेड था। जब मैं नया था और शोंगबा के लोग मुझे परेशान करते थे, तब उसने कई बार सीक्रेटली मेरी मदद की थी। उसके हाथ में एक क्लॉथ बैग था और चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, शाओशुएन, सुना है तुम आउटर डिसाइपल बन गए हो। उसने अपने हाथ में रखी 2 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मुझे देते हुए कहा, ये मैंने बचा कर रखे थे, रख लो, आउटर सेक्ट में काम आएंगे। मैंने दिल से मना करते हुए कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता, आपने खुद मेहनत से ये जमा किए हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत आगे बढ़ना है, बस आगे जाकर हमें मत भूल जाना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जांगबो, मैं जरूर वापस आऊंगा आपको मिलने। जांगबो से विदा लेकर मैं सीधे प्याओ मियाओ पीक की ओर चला गया। वहां मुझे मेरा नया रेजिडेंस मिला, एक लगभग 100 स्क्वायर मीटर का स्टोन हाउस, जिसमें बेडरूम, मेडिटेशन रूम, स्टोरेज रूम और हॉल सब कुछ था और उसमें रहने की सुविधा मेरे पहले वाले वुडन हट से सैकड़ों गुना बेहतर थी। मैंने अपना सामान रखा और फिर चिंगयुन ची रिफाइनिंग टेक्निक और चिंगयुन सोर टेक्निक निकालकर मेडिटेशन रूम में बैठकर पढ़ना शुरू किया। हेवन टायरेंट बॉडी की कॉम्प्रिहेंशन के कारण 1 घंटे से भी कम समय में मैंने दोनों टेक्निक्स को पूरी तरह समझ लिया और अभ्यास के योग्य हो गया। इसके बाद मैंने अपने अंदर मौजूद क्रिएशन कॉल्ड्रन को समन किया और जो भी रिवॉर्ड में मिले स्पिरिट स्टोन, पिल्स और स्पिरिट फ्रूट्स थे, उन्हें उसमें डाल दिया। एक हल्की चमक के साथ उनकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ गईं और मुझे काफी बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद मैं ध्यान में बैठ गया और चिंगयुन ची रिफाइनिंग टेक्निक को चलाकर अपनी ची रिफाइनिंग 5th लेयर कल्टीवेशन को स्टेबलाइज किया। 4 दिन की सुबह मैं जल्दी उठा और चिंगफंग सोर्ड लेकर स्टोन हाउस के बाहर खुले मैदान में गया, जहां मैंने आधे घंटे तक चिंगयुन सोर्ड टेक्निक का अभ्यास किया और उसके बेसिक मूव्स को पूरी तरह मास्टर कर लिया। इसके बाद मैं पियाओ मियाओ पी के आउटर सेक्ट हॉल की तरफ गया। जैसे ही मैं प्रैक्टिस एरिया में पहुंचा, कई डिसाइपल्स की नजरें मुझ पर पड़ गईं। कुछ फीमेल डिसाइपल्स मेरी अपीयरेंस देकर धीमे स्वर में बातें करने लगीं, जबकि कुछ मेल डिसाइपल्स, जिन्हें पता चला कि मैं हैंडीमैन बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे और कहने लगे कि सिर्फ एक हैंडीमैन है, भले ही आउटर डिसाइपल बन गया हो, उसकी टैलेंट कुछ खास नहीं होगी, वह जल्द ही बेकार साबित होगा। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस हल्का सा सिर झुका दिया। तभी एक रेड ड्रेस पहने हुई फीमेल डिसाइपल मेरे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जूनियर ब्रदर, क्या तुम नए आए हो? मैंने जवाब दिया, सीनियर सिस्टर, मेरा नाम ये श्वान है, मैं कल ही एग्जाम पास करके हैंडीमैन से आउटर डिसाइपल बना हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं शाओ वानर हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो। दूर खड़े वे मेल डिसाइपल्स जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये देखकर और ज्यादा नाराज हो गए और कहने लगे कि
ये हैंडीमैन लड़का सिर्फ सुंदर सीनियर सिस्टर से बात करने का मौका ढूंढ रहा है और अगर उसने दोबारा कोशिश की तो उसे सबक सिखाएंगे। मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ थी और जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वे खुद मुझसे डरेंगे। कुछ देर बाद एल्डर चेन 5 आउटर सेट इंस्ट्रक्टर्स के साथ बाहर आए और सभी डिसाइपल्स को लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर सभी को फ्री कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिया। मैंने अपने क्रिएशन कॉल्ड्रन का इस्तेमाल करके पहले से कलेक्टेड स्पिरिट फ्रूट्स और हर्ब्स उसमें रिफाइन किए और उनकी क्वालिटी बढ़ाई। फिर अगले दिन उन्हें एक्सचेंज करने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब मैं सोर्ड प्रैक्टिस के बाद बाहर निकलने वाला था, स्याओ वानर सीनियर सिस्टर फिर मेरे पास आई और पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या मैंने माउंटेन पेट्रोल किया है। मैंने सच बताया कि मैं एक्सटर्नल हॉल जा रहा हूँ और पेट्रोल पर नहीं गया था। वह क्यूरियस होकर पूछने लगी कि मैंने इतने स्पिरिट फ्रूट्स और हर्ब्स कैसे कलेक्ट किए, क्या कोई सीनियर डिसाइपल मुझे लेकर गया था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैंने खुद ही थोड़ा फ्लाइंग सोर्ड टेक्निक सीख लिया है और मैं हवा में उड़ सकता हूँ। इतना कहकर मैंने चिंगफंग सोर्ड को समन किया, हल्के से कूदकर उस पर खड़ा हो गया। स्याओ वानर मुझे उड़ते हुए देखकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये शिडी, तुम सच में सोर्ड कंट्रोल करके उड़ सकते हो? आमतौर पर आउटर डिसाइपल्स को कम से कम की रिफाइनिंग 6th लेयर तक जाना पड़ता है, तभी वे सही तरीके से फ्लाइंग सोर्ड कंट्रोल कर पाते हैं और तुम तो अभी की रिफाइनिंग 5th लेयर में हो ना। मैंने हल्की मुस्कान के साथ ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और स्याओ वानर को हाथ जोड़कर कहा, सीनियर सिस्टर मैं अब चलता हूँ, और फिर चिंगफंग सोर्ड पर सवार होकर सीधे आउटर सेट हॉल की तरफ उड़ गया। पीछे सिर्फ एक स्टंड स्याओ वानर रह गई। आउटर सेट हॉल पहुंचकर मैं मटेरियल एक्सचेंज काउंटर पर गया और जो भी रिफाइंड स्पिरिट फ्रूट्स और हर्ब्स थे उन्हें निकाल कर एक्सचेंज किया और मुझे 125 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिले। इसके बाद मैं ट्रेजर पवेलियन गया और स्पिरिट फ्रूट्स हर्ब्स इंसाइक्लोपीडिया और बीस्ट इलस्ट्रेशन कंपेंडियम उधार लिया। ये दोनों बुक्स मुझे स्पिरिट प्लांट्स और बीस्ट्स को पहचानने में मदद करेंगे और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत यूजफुल थे। वापस मियाओ मियाओ पीक वाले रेजिडेंस में आकर मैंने दरवाजा बंद किया और फिर क्रिएशन कॉल्ड्रन को समन किया। 125 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और पहले बचे हुए 22 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को एक साथ उसमें डाल दिया। 2 राउंड्स ऑफ रिफाइनमेंट के बाद मुझे 18 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 899 रिफाइंड यूनिट्स प्राप्त हुए, जो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। अगले 4 दिनों तक मैं दोनों बोरोड बुक्स पढ़ता रहा और साथ साथ चिंगयुन ची रिफाइनिंग टेक्निक और चिंगयुन सोर्ड टेक्निक का अभ्यास करता रहा। हर दिन स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहा। हेवन टायरेंट बॉडी की कॉम्प्रिहेंशन की वजह से मैंने बहुत जल्दी सब कुछ याद कर लिया और मेरी कल्टीवेशन भी ची रिफाइनिंग 7th लेयर तक पहुंच गई। अपने अंदर बढ़ती हुई स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए मैंने तय किया कि अगले दिन मैं अकेले रिसोर्स गैदरिंग के लिए बाहर जाऊंगा, क्योंकि क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज मेरे साथ ही, इसलिए अगर कोई टियर 2 बीस्ट भी आ जाए तो मैं उससे लड़ सकता था और ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपनी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ा सकता था। अगली सुबह अर्ली ट्रेनिंग के बाद मैं अकेले फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर सेक्ट बैरियर से बाहर निकल गया और क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज को समन किया। वे एक बड़े स्पैरो जैसी बॉडी के साथ मेरे पीछे उड़ रही थीं। उनके तेज सुनहरे पंख उनकी सबसे खतरनाक वेपन थे। सेक्ट के आसपास 30-40 माइल्स तक ज्यादातर स्पिरिट फ्रूट्स और हर्ब्स पहले ही डिसाइपल्स द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते थे, इसलिए मैं और दूर पहाड़ों की तरफ गया जहां रिसोर्सेज ज्यादा अबंडेंट थे। लगभग 30-40 माइल्स उड़ने के बाद मैंने सोर्ड नीचे उतारी और पैदल जंगल में प्रवेश किया। मैं ध्यान से स्पिरिट प्लांट्स आइडेंटिफाई कर रहा था और आसपास सतर्क था ताकि कोई पावरफुल बीस्ट अचानक हमला न कर दे। तभी जब मैं आधा बैग स्पिरिट फ्रूट्स कलेक्ट कर चुका था, एक तेज और दर्दनाक वुल्फ हाउल गूंजा और तुरंत ही एक 3 सिर वाला विशाल डीमन वुल्फ जंगल से बाहर कूद आया। टियर 2 बीस्ट 3 हेडेड डीमन वुल्फ। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और कुछ ही सेकंड में वह मेरे सामने पहुंच गया। उसके तीनों सिरों ने एक साथ दहाड़ते हुए शार्प टीथ दिखाए और आसपास फाउल विंड फैल गई। मैंने तुरंत स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट किया और एक फायर बॉल बनाकर उस पर अटैक किया, लेकिन वह बहुत एजाइल था और आसानी से डॉज कर गया। फायर बॉल पीछे एक पेड़ पर लगा और उसे जला दिया। उसी मोमेंट जब वह फिर से मुझ पर झपटा, मैंने क्रिम्सन शैडो पॉइजन बी को कमांड दिया और वह तेज बुलेट की तरह उसके मिडिल हेड की तरफ शूट हुई और उसके शार्प विंग्स ने सीधे उसके मिडिल हेड को कट कर दिया। ब्लड स्प्रे हुआ और वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन अभी भी गिरा नहीं। उसके बाकी 2 सिर और ज्यादा वायलेंट हो गए और मेरी तरफ फिर से अटैक किया। मैं तुरंत चिंगफंग सोर्ड पर जंप करके हवा में उठ गया और बेहद टेंस हो गया। फिर मैंने फायर सर्कल टेक्निक एक्टिवेट की और एक बर्निंग रिंग मेरे चारों तरफ फैल गई। वह 3 सिर वाला वुल्फ फिर से जंप करके अटैक करने आया, लेकिन आग की रिंग से टकराकर जलने लगा और दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर पर कई डीप वुंड्स बन गए और उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म होने लगी। मौका देकर मैं नीचे उतरा और अपने फुल की रिफाइनिंग पावर को हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके उसके सिर पर जोरदार पाल्म स्ट्राइक किया और उसका हेड क्रश हो गया और वह पूरी तरह डेड हो गया। मैं सांस लेते हुए थोड़ा पीछे हटा। अगर क्रिम्सन शैडो पॉइजन बी न होती तो ची रिफाइनिंग 7th लेयर पर भी इस टियर 2 बीस्ट को मारना आसान नहीं था। मैंने उसके बॉडी की जांच की तो अंदर से एक ब्लैक ग्लोइंग बीस्ट कोर मिला। टियर 2 बीस्ट कोर बहुत वैल्यूएबल आइटम था, जिसे या तो रिफाइन करके इस्तेमाल किया जा सकता था या कॉल्ड्रन में डालकर अपग्रेड किया जा सकता था। मैंने उसका फर और क्लॉज भी कलेक्ट किए और स्टोरेज बैग में रख दिए। फिर बिना रुके आगे फॉरेस्ट में स्पिरिट हर्ब्स कलेक्ट करता रहा। क्रिम्सन शैडो पॉइजन बीज मेरे चारों तरफ गार्ड करती रहीं और मैं स्टेडिली रिसोर्सेज इकट्ठा करता गया। धीरे धीरे बैग भर गया और शाम होते होते फॉरेस्ट और डेंजरस हो गया, इसलिए मैं वापस सेक्ट की ओर उड़ गया। फ्लाइट के दौरान मैं फाइट को याद करते हुए
अपनी चीज स्टेबलाइज करता रहा और मुझे महसूस हुआ कि मेरी कंट्रोल और स्मूथ हो रही है और शायद मैं जल्द ही की रिफाइनिंग 8th लेयर में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। प्याओ मियाओ पीक वापस पहुंचकर मैंने किसी को डिस्टर्ब किए बिना अपने रूम में एंट्री की और क्रिएशन कॉल्ड्रन समन करके आज के सभी रिसोर्सेज उसमें डाल दिए। पहले उस टीयर 2 बीस्ट कोर को डालते ही वह इंस्टेंटली रिफाइन हो गया और एक प्यूरर पर्पल ग्लोविंग बीस्ट कोर में बदल गया। अब ये टीयर 3 लो ग्रेड बीस्ट कोर बन चुका था। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी थी और इसे या तो अब्सॉर्ब किया जा सकता था या हाई प्रॉफिट के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। इसके बाद मैंने आज के कलेक्टेड स्पिरिट फ्रूट्स और स्पिरिट हर्ब्स, 3-हेडेड डीमन वुल्फ के फर और क्लॉज और बचे हुए लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स सबको एक एक करके क्रिएशन कॉल्ड्रन में डालकर रिफाइन किया। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद स्पिरिट फ्रूट्स और हर्ब्स कई येलो रैंक हाई ग्रेड स्पिरिट फ्रूट्स और स्पिरिट हर्ब्स में बदल गए, जबकि वुल्फ के फर और क्लॉज भी हाई क्वालिटी मटेरियल्स में रिफाइन हो गए और स्पिरिट स्टोन्स से 5 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और कई दर्जन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त हुए। स्टोरेज बैग में इतने सारे रिसोर्सेज देकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि इस क्रिएशन कॉल्ड्रन के साथ मुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं हो सकती थी। मैंने एक येलो रैंक हाई ग्रेड स्पिरिट फ्रूट और एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और बिना देर किए थियन्यून रिफाइनिंग टेक्निक चलाकर उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। स्पिरिट फ्रूट और स्पिरिट स्टोन की एनर्जी लगातार मेरे शरीर में प्रवेश करने लगी और मेरी मेरिडियंस को नरिश करने लगी। हेवन टायरेंट बॉडी पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गया और इन एनर्जीज को तेजी से मेरी ओन कल्टीवेशन में ट्रांसफॉर्म करने लगा। इस मनहवा के अभी इतने ही पार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे ही इसके आगे के पार्ट्स आएंगे मैं उन्हें भी इसी चैनल पर अपलोड करके एक्सप्लेन करूंगा।